तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, व्हाट इज डिमांड। As you all know, this is such a general term. ये बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। कोई भी चीज हमें पसंद आती है तो हमें लगता है इसकी हमें जरूरत है और ये हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या यही कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन करता है डिमांड को या कुछ और? तो आज पहले हम यही देखेंगे कि व्हाट इज डिमांड इन जनरल टर्म्स एंड व्हाट इज डिमांड इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो आज पहले ये देखा जाएगा कि जनरल टर्म्स में क्या डिमांड को बताया गया है और इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड को क्या बताया गया है। बात करते हैं जनरल टर्म्स की। जनरल टर्म्स में दो चीजों को आधार बना के हम डिमांड को डिफाइन करते हैं, एक है डिजायर और दूसरा है वांट। तो डिजायर क्या होता है और वांट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो पहले ये अंतर जान लीजिए कि डिजायर और वांट में क्या फर्क है, अदरवाइज ये समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स में इससे अलग है डिमांड तो क्या है। तो डिजायर की बात की जाए, डिजायर इज अ विश टू गेट समथिंग, यानी किसी चीज को पाने की इच्छा, उसे कहा जाता है डिजायर। तो फिर वांट क्या है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए की जाने वाली कोशिश, यानी द एफर्ट्स दैट यू पुट इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दैट डिजायर, यानी उस डिजायर को पूरा करने के लिए जो आपने कोशिश की उसे कहा जाता है वांट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। एक मोबाइल फोन है जो मार्केट में लॉन्च हुआ जिसका प्राइस 10,000 रुपीज है, ठीक। आपने वो मोबाइल फोन देखा, आपको पसंद आ गया, तो वो तो हो गया डिजायर। आपने इच्छा जाहिर की कि आपके पास ये होना चाहिए, तो ये है डिजायर। अब ये डिजायर वांट कब बना? ये डिजायर वांट तब बनेगा जब आपने उसको पाने के लिए कोशिश की कि हम कैसे इस मोबाइल फोन को खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, यानी यू आर नॉट हैविंग इनफ मनी, आपके पास 10,000 रुपीज नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने एक पार्ट टाइम जॉब टेकअप कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि आपको वो मोबाइल फोन चाहिए है। तो जब आपने वो मोबाइल फोन पसंद किया तो वो हो गया डिजायर। अब आपको वो मोबाइल फोन खरीदना है, आपने एक पार्ट टाइम जॉब की, 10,000 रुपए कमाए, तो वो हो गया वांट। तो ये है डिजायर और वांट। अब क्वेश्चन आता है, इज दिस द सेम कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स टू डिफाइन डिमांड, यानी मांग को अर्थशास्त्र के अनुसार भी इसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है या कुछ और? तो चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक सेंस में डिमांड को क्या बताया गया है। इकोनॉमिक के सेंस में तीन चीजों के आधार पर डिमांड बताई गई है। एक डेफिनेशन बताई जाती है कि डिमांड इज डिफाइंड एज अ डिजायर backed by willingness and ability to pay, यानी तीन चीजों का होना अनिवार्य है in order to consider anything as a demand। तो वो तीन चीजें क्या हैं? वो तीन चीजें हैं, देखिए, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। उसी मोबाइल फोन के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपने मोबाइल फोन देखा, आपको पसंद आया, आपने चाहिए आपके पास होना चाहिए, डिजायर हो गया। आपने सोचा कि अब इसके पाने के लिए, यानी मोबाइल फोन को खरीदने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 रुपए। तो आप इतने एबल नहीं थे, इतनी एबिलिटी नहीं थी, इतने सक्षम नहीं थे कि आप उसको खरीद पाए। तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब। आपने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली कि आप वो 10,000 रुपए कमा सके। जब पूरे महीने मेहनत करने के बाद आपको 10,000 रुपए मिल गए, तो व्हाट नाउ यू हैव रियलाइज कि अब मुझे ये 10,000 रुपए इस मोबाइल फोन पे नहीं खर्च करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाए। यानी अब आप उस पर वो पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे, आपकी विलिंगनेस नहीं है। तो यहाँ पर उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा। डिमांड तब कहा जाएगा कि जब आपको वो मोबाइल फोन चाहिए है, आपने 10,000 रुपए कमाए और आपने वो 10,000 रुपए लगा के मोबाइल फोन खरीद लिया। तो दिस इज व्हाट डिमांड इज इन इकोनॉमिक टर्म्स, यानी इकोनॉमिक्स के अनुसार डिमांड तभी माना जाएगा किसी चीज को जब डिजायर होगा, विलिंगनेस होगी एंड एबिलिटी होगी। तो ये तो कंसेप्ट हुआ डिमांड का। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो इसी से इंटर रिलेटेड है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला बताया गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, और लास्ट में बताया गया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब एक एक करके हम इन सारे फैक्टर्स को टेकअप करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ दीज फैक्टर्स आर इफेक्टिंग डिमांड इन देयर ओन वेज, यानी किस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स मांग को प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले फैक्टर से जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की जब बात की जाए तो दो तरह की वस्तुओं का रेफरेंस दिया जाता है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर और व्हिच आर यूज्ड जॉइंटली, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं?
Substitute goods are those goods which can be replaced or which can be substituted in place of another. यानी जब एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग किया जा सके. क्यों किया जा सके ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों गुड्स हैं वो एक ही प्रकार की संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी एक ही प्रकार का सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. तो कार एंड पेट्रोल का पहले एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कि यदि कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो व्हाट हैपन टू द डिमांड ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड घट जाती है. जब लोग कार ही नहीं परचेज करेंगे तो पेट्रोल का क्या है, उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एग्जांपल है टी एंड कॉफी, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक. टी और कॉफी में क्या होता है कि जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज कॉफी का प्राइस 5 रुपीज से 10 रुपीज हो गया और टी का प्राइस 6 रुपीज था, वो 6 रुपीज ही रहा. तो जब कॉफी का प्राइस 5 से 10 हो गया तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल डिक्लाइन द डिमांड ऑफ कॉफी, यानी वो क्या करेंगे, कॉफी नहीं पसंद करेंगे पीना, अब वो उसकी जगह पर चाय को प्रेफर करेंगे. क्यों, क्योंकि दोनों का पर्पस तो एक ही है. जब हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं बहुत स्ट्रेस फ्री या रिलैक्स फील करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कॉफी का दाम बढ़ा 5 से 10 रुपए हुआ तो मांग किसकी बढ़ी, मांग चाय की बढ़ गई. तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं. नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी किस प्रकार से उपभोक्ता की आय डिमांड को इफेक्ट करती है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये कहता है कि हायर द इनकम हायर द परचेजिंग पावर, तो हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, और लोअर द इनकम लोअर द परचेजिंग पावर लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितनी ज्यादा आय होगी उतनी ज्यादा आपके पास परचेजिंग पावर है, आप उतना ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, और जितनी कम इनकम है उतनी कम परचेजिंग पावर है, उतना कम आप खरीद सकते हैं. एग्जाम्पल लीजिए एक्स और वाई, दो है कंज्यूमर, एक एक्स और एक वाई. एक्स की इनकम 25,000 यानी 25,000, वाई की इनकम 10,000 यानी 10,000. तो एक्स की परचेजिंग पावर 25,000 हुई और वाई की परचेजिंग पावर 10,000 हुई, यानी एक्स जो है वो 25,000 तक का सामान खरीद सकता है और वाई कितने तक का खरीद सकता है, सिर्फ 10,000 रुपए तक का. तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, उतना ज्यादा आप खरीद सकते हैं, और जितनी कम इनकम होगी उतनी कम परचेजिंग पावर होगी और उतना कम ही आप खरीद सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि इफ अ कंज्यूमर हैज अ लाइकिंग फॉर समथिंग और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी अगर उपभोक्ता को कोई चीज कोई ब्रांड पसंद है तो वो फिर उसी चीज को लेता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, यानी फिर उसका प्राइस बढ़े या घटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. he has or she has a liking for that product. एग्जाम्पल ले लेते हैं Adidas और Nike का. आपको Adidas की शूज पसंद है, उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा, सपोज 8,000 से अगर 9,000 भी हो जाएगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर टेस्ट, क्योंकि आपको वो चीज पसंद है, आप उसी को प्रेफर करेंगे. तो ये इम्पैक्ट होता है टेस्ट और प्रेफरेंसेस का. फिर आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में ये बताया जाता है कि इफ अ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, द डिमांड फॉर द कमोडिटी टुडे विल बी हायर. यानी यदि उपभोक्ता को ये अनुमान लगा रहा है कि आने वाले समय में उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो आज क्या होगा, उस वस्तु की मांग ज्यादा हो जाएगी. क्यों ज्यादा हो जाएगी, जब उपभोक्ता को लग रहा है कि आने वाले समय में उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा. तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग जो है आज बढ़ जाएगी. आने वाले समय में अगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में नियर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो आज है वो ज्यादा हो जाएगी. एग्जाम्पल लेते हैं अनियंस का. सपोज अनियन का प्राइस है 20 रुपीज, ठीक, और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में इसका प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज. तो व्हाट विल हैपन, कंज्यूमर विल स्टार्ट होल्डिंग इट, यानी वो चाहेंगे आज ज्यादा से ज्यादा खरीद लें, क्योंकि जब वो चीज उनको आज 20 रुपए में मिल रही है तो वो क्यों इंतजार करेंगे कि 100 रुपए की हो तभी हम खरीदेंगे. हो सकता है ना भी हो, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कंसिडर करना है कि अगर एक्सपेक्टेशन के चांसेस हैं तो हम आज ही उसको परचेज कर लेंगे. तो ये इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का, कि अगर एक्सपेक्टेशन है दैट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, द डिमांड फॉर टुडे ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर. अब नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, यदि पॉपुलेशन में जो चेंज होता है वो स्लो होता है तो कंजम्पशन भी स्लो हो जाता है, और एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का गैप बढ़ जाता है. इसका क्या मतलब है गैप बढ़ जाने का, क्योंकि भाई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो एक टाइम लैग जो होता है वो बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग द डिमांड, यानी वो डिमांड को भी गिरा देता है. सो इट सेज दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पॉपुलेशन इज स्लो, द डिमांड अल्टीमेटली लीड्स टू बी स्लो, क्योंकि कंजम्पशन स्लो हो जाता है, प्रोडक्शन भी स्लो हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो हो जाता है, एंड अल्टीमेटली डिमांड भी स्लो हो ही जाती है. अब लास्ट टॉपिक देखते हैं,
price of the product. By price of the product, it says that higher the price, lower the quantity demanded, lower the price, higher the quantity demanded. यानी यही है actual law of demand. जो डिमांड आप पूरी पढ़ेंगे वो इसी सिद्धांत पर आधारित है. वो यही कहता है कि जितना ज्यादा प्राइस होता है, जितना ज्यादा मूल्य होता है, वस्तु की मांग उतनी कम होती है, और जितना कम मूल्य होता है, वस्तु की मांग उतनी ज्यादा होती है. एग्जाम्पल लेते हैं कमोडिटी का. सपोज उसका प्राइस 500 रुपीज है, तो जब 500 रुपए मूल्य है तो क्या होगा, ज्यादा कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे. कुछ कंज्यूमर है जो प्रेफर करेंगे 500 रुपए इन्वेस्ट करना. लेकिन जब उसी कमोडिटी का प्राइस 200 रुपीज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर कंज्यूमर विल बी अट्रैक्टेड टू बाय दैट कमोडिटी. यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उस वस्तु को लेना चाहेंगे. तो इसी सिद्धांत को और इलैबोरेटिव फॉर्म में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड में. यानी जो हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ डिमांड, और जो किस पे बेस है, इसी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के सिद्धांत पर. यानी ये जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, higher the price, lower the quantity demanded, lower the price, higher the quantity demanded, इसी को बेसिस बनाकर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड. और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मांग में ये चेंज आता है कि जो उसके फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो आगे मांग का वक्त जाता है, यानी वो अपवर्ड शिफ्ट करता है, किस वजह से वो उसी लाइन पे रहता है. तो ये सारी चीजें समझने के लिए यू हैव टू बी देयर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. Take care. May God bless you all.